सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। लाइफ में कई सारे ऐसे टफ आप लोग की लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी जो कि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार दुनिया बहुत बेकार है, सारी चीजें मेरे साथ में गलत हो रही हैं, आखिर मेरे साथ में ही कि ऐसा क्यों होता है। तो इसे कई बार ना आप लोगों का जो दिल होता है वो कठोर होने लगता है। कठोर इन द सेंस आप लोगों के मन में जो है खटास भरने लगती है। तो जो लाइफ में टफ चीजें होती है ना, वो आप लोगों को लेसन सिखाने के लिए होती है कि हाँ लाइफ जो है ऐसी भी होती है। तो उससे आप लोगों को अपने जो हर्ट है उसको आप लोगों को टफ नहीं बनाना है, अपने आप को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यानी कि कड़वाहट नहीं भरनी है मन के अंदर में, उन चीजों से सीखना है आप लोगों को कि हाँ ये चीजें मेरी लाइफ में क्यों हो रही है, आखिर क्या रीजन है। तो उसका बैकग्राउंड जाकर आप लोगों को देखना है। अगर इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को देखना स्टार्ट कर दिया तो जो भी लाइफ में आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आएगी ना, आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। कभी भी वो आप लोगों को तोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोगों को और बना के जाएंगे एक प्रोडक्टिव इंसान, और कुछ ना कुछ सिखाकर जाएंगे। पर लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप लोगों को अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अगर नजरिया ये रहेगा कि यार ये लाइफ में मेरी में क्यों आ रही है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, ये सब चीजें, तो आप लोगों को बर्बाद करके जाएगी। अगर नजरिया ये रहेगा कि बड़ी अच्छी बात है यार, कुछ नई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वरना लाइफ जो है बड़ी बोरिंग चल रही थी, तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ नई चीजें आ रही है तो नई सीखोगे, नई सीखोगे तो एक नया प्रोडक्टिव इंसान बनोगे। तो इस तरीके से वो नई बेटर लाइफ आप लोगों की बना के जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि बेटर लाइफ बनानी है, बीटर लाइफ आप लोगों को नहीं बनानी है, यानी कि अच्छी बनानी है। कड़वी किसी के मन को लेकर कड़वा अपने मन में खटास नहीं भरनी है। अगर ऐसे चलोगे तो लाइफ जो है आप लोग बिंदास तरीके से एंजॉय कर पाओगे। आज का जो निबंध है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करें नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर एक तरीके से बोला है इरिवर्सिबली लिंक है यहाँ पर गुड इकोनॉमी के साथ में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और गुड इकोनॉमी के जब आप लोग बारे में बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ये कनेक्टेड है। तो इसके बारे में आप लोगों को एक निबंध लिखना है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में और कनेक्ट कर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके बारे में। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी और गुड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कनेक्ट है इसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर निबंध पूछा गया है। देखिए जैसे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो कोशिश क्या कीजिए उस न्यूज़पेपर में से जो भी आप लोग को अच्छी अच्छी चीजें लगती हैं उनको नोट डाउन किया कीजिए अलग से। कोई कोटेशन आ गई अच्छी सी इकोनॉमी के बारे में, कोई डेटा आ गया जो कि आप लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्टिव वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरीके से आप लोगों को चीजों को इकट्ठा करना है। कई सारे बच्चे बोले सर निबंध लिखना नहीं आता, निबंध कैसे लिखना है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाकर सर्च कीजिए, आप लोगों के सामने वीडियो खुलकर आएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे भी मैं दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां से ऐसा नहीं है कि देखिए कोई मां के पेट से सीख के आता है, यहीं से आप लोगों को चीजें सीखनी होती है। अभी आप लोग स्टार्ट कीजिए चीजों को सीखना, तो आगे आप लोगों को प्रोडक्टिव लगने लगेंगी चीजें। जितना आप लोग चीजों को टाइम देते हैं वो चीजें आप लोगों को आने लगती है, जितना इग्नोर करते हैं वो दूर जाने लगती है। तो ये आप लोगों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज को कितना सीखना चाहते हैं। तो जो चीज भी आप लोगों को टफ लगती है उसको टाइम देना स्टार्ट कीजिए, वो चीज आप लोगों को आसान लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने आप को ये चीजें आप लोगों को समझानी होगी, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर क्या क्या आर्टिकल है। पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है यूएसए के इलेक्शन के बारे में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए में अभी आप लोगों को पता है नवंबर के महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला आर्टिकल कोविड-19 के क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं लॉकडाउन के चलते, वो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला आर्टिकल भी यहाँ पर पोस्ट कोविड-19 क्या सिचुएशन हो रही है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप उठाए गए हैं। तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया, नॉर्मल सी बात है। तो ये आर्टिकल में गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं और कितने अच्छे से उन्होंने कोविड-19 टैकल किया है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। यहां पर जो ये साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पर ये श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हल्का सा हम लोग नजर डालेंगे। बाकी ये सारी चीजें जो आप लोग को देखने को मिल रही हैं आज की डेट में जो कोविड-19 से रिलेटेड, ये टॉपिक थोड़ा सा अपना तैयार करके जरूर जाइएगा, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, मेंस की या फिर इंटरव्यू की, वहां पर आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक वर्ल्ड की महामारी बन गई। आज तक ना तो हिस्ट्री में किसी ने ऐसी महामारी देखी है जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड को एक साथ इंपैक्ट किया हो, और शायद ना ही फ्यूचर में, इसकी कोई गारंटी नहीं, हालांकि फ्यूचर में न देखें, अगर इंसानों की हरकतें न सुधरी तो ये कंटिन्यू रहने वाली हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आज सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो, तो ये ग्राउंड जीरो यहाँ पर जो बात कर रहा है ये श्रीलंका के बारे में है। ठीक है, तो श्रीलंका से रिलेटेड कुछ ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, इसके बारे में हम लोग कंबाइन मिलकर डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश में चल क्या रहा है। अगर आप लोग ये समझ पाएंगे तो ये आप लोग चीजों को अच्छे से जान पाएंगे। अगर फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो आप लोगों की चार पर्सनैलिटी आप लोगों को दिख रही है यहाँ पर, ये चारों की चारों जो पर्सनैलिटी है श्रीलंका से रिलेटेड है। अब तक श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो इन दो पर्सनैलिटी के हाथ में थी। इनका नाम है यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना, इनका नाम है रनिल विक्रमसिंघे। ये जो थे यहाँ पर प्रेसिडेंट थे और ये थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। दोनों मिलकर गठबंधन में गवर्नमेंट चला रहे थे। स्टार्टिंग में लगता था काफी अच्छी गवर्नमेंट चलने वाली है, श्रीलंका की भाग्य बदलने वाले हैं, श्रीलंका के अच्छे दिन आने वाले हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसके जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर पहले जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, नाम था यहाँ पर महिंदा राजपक्सा
राजपक्सा। आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर ये इनके भाई गोटबिया राजपक्सा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो इनका वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर फिर इनके द्वारा अपने भाई को उठा दिया गया। आज की डेट में यहाँ पर ये प्रेसिडेंट नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए और एक शानदार 2/3 जो एक मेजोरिटी होती है थम्स अप मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर जीत कर आए। यानी कि यहाँ पर जो आज के डेट में गवर्नमेंट है ये इनको हराकर यहाँ पर पावर में आए थे और लग रहा था जनता को, एक आस लगाई थी जनता ने कि चीजें अच्छी चलने वाली है, पर लेकिन अच्छी चली नहीं और फिर से जनता को लगने लगा कि यही कुछ कर सकते हैं, इनके बस की बात यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए फिर से यहाँ पर ट्रस्ट इन्हीं के ऊपर दिखाया और अब फिर से यहाँ पर ये दोनों पावर में आ चुके हैं श्रीलंका के अंदर। पर लेकिन अगर अपनी कंट्री के रिलेशन के बारे में बात करें तो इस पर्सनैलिटी के साथ में हमारी कंट्री के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, चाहे पास्ट की बात कर लीजिए और चाहे प्रेजेंट में भी। आप लोग देखिएगा आगे चलते जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये चाइना की तरफ को टिल्टेड होते हुए नजर आएंगे। जब हम लोग बात करते हैं अपनी कंट्री की श्रीलंका के साथ में रिलेशन के बारे में, तो हमारी कंट्री की श्रीलंका के साथ में रिलेशन की बात करते हैं तो LTTE वाली वॉर जरूर याद आती है। LTTE यहाँ पर जो लोकल लोग थे यहाँ पर, तो उनके द्वारा अपने हक लेने के लिए यहाँ पर जो स्टेब्लिशमेंट है यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ यहाँ पर लड़ाई छेड़ी गई। पर लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जो गोटबिया राजपक्से हैं ये काफी लार्ज स्केल पर जनता को सप्रेस किया गया इनके द्वारा। ये इनके हाथ में जो डिफेंस हुआ करता था तो उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो इन्होंने काफी सारे लोगों का सफाया किया। एक तरीके से जो सिविल वॉर विद्रोह चल रहा था उसको इनके द्वारा सप्रेस किया गया। तो आज की डेट में दोनों लोग जो है वो पावर में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से सिचुएशन यहां पर श्रीलंका में बन पाती है। इंडिया के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये पर्सनैलिटी जो है ये काफी ज्यादा फेवर करते हैं जो चाइना की गोद में जाकर बैठे रहते हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये खतरनाक है क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर चाइना के द्वारा किया गया श्रीलंका के अंदर। तो देखने वाली बात यहां पर यह कि आगे जो चीजें हैं वो कैसे नॉर्मलाइज हो पाती है, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। यहां तक भी इनके द्वारा किया गया 19th अमेंडमेंट यहां पर लाया गया अपनी कंट्री में, ताकि एक तरीके से उन्हें रहता है कि किस तरीके से पावर जो है अपने हाथ में रखनी है। जो यहां पर श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है यहां पर गोटबिया राजपक्षे, उनके द्वारा यहां पर डिक्लेयर किया गया कि रिपील करेंगे लैंडमार्क 19th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो वर्क है यहां पर एक तरीके से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया जा सके। देखिए होता क्या है, जब इंसान कोई पावर में आता है तो पावर में आने के बाद में वो ये सोचता है कि वो कंटिन्यूअसली पावर में बैठा रहे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम आप लोगों को कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी, वहां पर अगर कोई एक बार पावर में आ जाता है तो उसका पावर छोड़ने का मन नहीं करता है। यानी कि या तो वो वहां पर एक तरीके से कोई और लड़ाई जुड़वाएगा या फिर वहां पर इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। बस उसको ये लगता है कि जनता को सप्रेस किया जाए और पावर अपने हाथ में रखी जाए। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये एक टेंडेंसी देखने को मिलती है। नॉर्मली हमारी कंट्री की एक अच्छी बात यह है, बीजेपी हार गई तो कांग्रेस को पावर देती है, कांग्रेस हार गई तो बीजेपी को दे देती है। सत्ता में काबिज रखने की कोशिश नहीं करती है। छोड़ के एक इंसिडेंट को अगर हिस्ट्री में हम लोग बात करें, वो था यहाँ पर 1975 का, 1975 से लेकर 77 तक का जो हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी रही, तो उसको एक आप लोग छोड़ दीजिए तो हमारी कंट्री में नॉर्मली कोई ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिले। पर लेकिन दूसरी कंट्री में आप लोग जाओगे तो ये फंडा बड़ा ही नॉर्मल और बड़ा ही फ्रीक्वेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे कुछ सीखना है, इससे कुछ सीखकर आगे बढ़ना है, तभी सिचुएशन को हम लोग यहां पर नॉर्मलाइज कर पाएंगे। खासकर अगर श्रीलंका जैसी कंट्री में हम लोग बात करें, यहां पर अगर पावर दोनों भाइयों के हाथ में, अगर कल को ये कुछ उल्टा सीधा करना चाहें तो अब कंप्लीटली मेजोरिटी इनके हाथ में है, तो ये आसानी से चीजों को चेंज कर सकते हैं। हमारी कंट्री के लिए खतरनाक ये है, अगर हमारी कंट्री के लिए हॉस्टाइल हो जाते हैं तो फिर हम लोग को इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि चाइना का काफी ज्यादा इंटरफेयर रहता है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पर करता है। तो ये बाकी की यहाँ पर कई सारी और भी बातें देखने को मिलती है कि जो लोकल एरिया के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके लोग जो हैं आज के डेट में वो घरों से गायब हो चुके हैं, उनका पता नहीं है कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता है कि जिंदा है कि मर गए हैं। तो जो विलुप्त हो चुके हैं उनके घर को सहायता प्रोवाइड करने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं लोकल लेवल पे जहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर गवर्नमेंट बोलती तो है कि हम लोग कुछ करेंगे, पर लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं होता है ग्राउंड लेवल पर अगर चेक किया जाए तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो आर्टिकल है ये खासकर गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया है। आज की डेट में हमारी कंट्री अगर वर्ल्ड में आप लोग देखिएगा, हमसे ऊपर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है ब्राजील, तीसरे नंबर पर है हम, जब कोविड-19 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी की साइड से, तो उनके द्वारा बोला गया है कि जिस शानदार तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर टैकल किया गया कोविड-19 को, अगर ऐसे टैकल नहीं करते तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती। बहुत सारी कंट्री आज के डेट में यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रही है कोविड-19 को लेकर और रिकवर भी कर रही है। तो इंडिया के द्वारा काफी सारे बोल्ड स्टेप उठाए गए यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने के लिए।
आत्मनिर्भर जब से एरा बिगन हुआ है, आत्मनिर्भर का मतलब है कि अपनी कंट्री के ऊपर निर्भर है। इनके द्वारा बोला गया कि एक टाइम ऐसा था 1930 में जब वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से रिसेशन में आ गई थी और खतरनाक लेवल का रिसेशन यहां पर आया था। तो उस टाइम के रिसेशन को अगर आज के साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं तो आज का रिसेशन जो है उस टाइम के रिसेशन से भी खतरनाक हो चुका है। यहां पर ये एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंपैक्ट पड़ा है। इस टाइम पर ऐसा था कि यूएसए की इकोनॉमी पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट इकोनॉमी है उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़े। आज की डेट में ऐसा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली यहां पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि कोविड-19 से अपने आप को नॉर्मल कर पा रही है, पर लेकिन बहुत सारी जो ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी है एक तरीके से वो वाइप आउट हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से नुकसान हो चुका है। आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक चीजें सुधरेंगी, देखने वाली बात हो, कई साल लग सकते हैं यहाँ पर चीजों को सुधरने में, क्योंकि कंज्यूमर की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों ड्रॉप हो गया है। इंसान ना तो कोई खर्च कर रहा है, ना ही गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ना ही कोई कुछ खरीदने बेचने के लिए ढंग से तैयार है। सबको ये लग रहा है कि मार्केट में इतनी बर्बादी है तो क्यों अपना पैसा खर्च करना है, और बहुतों के पास में तो पैसा है भी नहीं, जिसके पास में है वो खर्च करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इंडिया आज की डेट में बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया जो एक तरीके से चीजों को कंट्रोल कर पाया, जैसे कि रैपिड लॉकडाउन जो लगाया गया उससे बहुत सारी जो लाइफ है हम लोग बचा पाए, वरना और खतरनाक लेवल यहां पर देखने को मिल सकता था। इसी के साथ में बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई गई, खाना प्रोवाइड कराया गया, तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए गए हैं। साइमल्टेनियसली अगर बात करें इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी हमारी कंट्री में पैकेज लाया गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था यहां पर, ताकि कंट्री की जो खस्ता हालत है गिरती हुई उसको रोका जा सके। तो विदाउट लॉकडाउन यहां पर जो केस है कोरोना वायरस के वो बहुत गुना ज्यादा हो सकते थे जितना आज की डेट में हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, और जो फैटिलिटीज है लोगों की जान गई है वो भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल सकती थी, जो आज के डेट में काफी कम आप लोगों को देखने को मिल रही है। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो नेशन है वो आप लोगों को पता है पेंडेमिक को फेस करने के लिए तैयार हुआ, तो लॉकडाउन का ये फायदा हुआ कि हम लोगों ने अपनी कमर कसी पेंडेमिक के टाइम पे, तभी हम लोग आज के में चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मास्क वगैरह, एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये एक तरीके से लोगों को चीजें सिखाई गई ताकि जो लोग हैं इन चीजों को समझ सकें और सही से चीजों को यूटिलाइज कर सकें। इसी के साथ में इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको आईसीयू आप लोग बोलते हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीजें भी यहाँ पर सामने निकल कर आई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। इसी के साथ में और कई सारे स्टेप ऐसे थे, जैसे कि किट्स के बारे में आप लोग बात करते हैं, N95 मास्क के बारे में आप लोग बात करते हैं, कोविड-19 जो केयर, इसी के साथ में क्वारंटीन जो सेंटर यहां पर स्टैब्लिश किए गए। तो गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारे ऐसे स्टेप थे जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए, पर लेकिन कंडीशन यहां पर क्या बनती है, देखिए गवर्नमेंट की जो होती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा देती है, कई बार वो फैसिलिटी जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती है, फिर जनता भी उनको बारे में जान नहीं पाती है, तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है। हालांकि फायदा भी इनका बहुत सारे लोगों के द्वारा उठाया गया, वो एक अलग बात है कि वो उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से यहां पर उठाया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाएगी, तो योजना गवर्नमेंट की इतनी सारी है, मैंने साथ आप लोगों से डिस्कस भी किया था, एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करे थे, एक डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम थे उनके द्वारा वो आर्टिकल बेसिकली लिखा गया था। उसमें यहां पर यह बताया गया कि इतनी सारी स्कीम होती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इवन डीएम को भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी स्कीम किसके लिए है। तो यानी कि जब डीएम भी यहां पर एक तरीके से इतना बर्डन में रहता है उन स्कीम को देखकर, अब ये समझिए कॉमन आदमी जिसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो उन स्कीम को कहां से समझ पाएगा। तो एक तरीके से स्कीम्स के नाम दुनिया भर के चेंज कर दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले क्या करती है, स्कीम वही रहेगी, उसका नाम चेंज कर देगी, तो जनता में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी के साथ में एक एक चीज को लेकर कई सारी स्कीम है, यानी कि होलिस्टिक कुछ ऐसी अप्रोच लेकर चली जाए कि जैसे कि एक मॉल में जाते हैं, वहीं पर मूवी देख लिया, वहीं पर खाना खा लिया, वहीं पर आप लोगों ने शॉपिंग कर ली, तो इस तरीके से एक ही जगह काम नहीं पड़ जाए, तो कुछ ऐसी चीज समझा जाए जनता को आसानी रहे चीजों को अंडरस्टैंड करने में, पर लेकिन वो भी चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से वो एक गलत तरीका यहां पर हो जाता है चीजों को इंप्लीमेंटेशन करने में, जिसकी वजह से लगता है कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है, पर लेकिन किया काफी कुछ जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन जनता उस को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। वही राजीव गांधी जी वाली बात है कि ऊपर से 1 रुपया चलता है तो जनता तक 16 पैसे पहुंचते हैं ओनली, तो बाकी का जो है वो सब बीच में गटक जाते हैं, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, वो अनाउंस की गई यहाँ पर रिलीफ पैकेज के लिए। जनधन वुमेन अकाउंट होल्डर के एक तरीके से बात की गई, 20 करोड़ जो रुपीस थे यहां पर अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए गए, ठीक है, 20 करोड़ जनधन अकाउंट में डायरेक्टली यहां पर ये लगभग 30,000 करोड़ के करीब जो पैसे जो थे वो ट्रांसफर किए गए। अराउंड 2.3 ये कंस्ट्रक्शन वर्कर जो थे उनको यहां पर लगभग 4,313 करोड़ रुपए के करीब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 2.1 करोड़ जो बेनिफिशियरी थे यहां पर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि यहां पर इनको ये 2815 यानी कि 2,815 के करीब यहां पर जो बेसिकली उनके साथ में चीजें शेयर की गई, पैसा शेयर किया गया। इसी के साथ में हार्वेस्ट सीजन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो लगभग 75,000 करोड़ के यहां पर फार्मर को पेमेंट किया गया। इसी के साथ में यहां पर ये चीजें बता रखी है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया। ऑलमोस्ट जो 10 करोड़ फार्मर्स हैं उनको यहां पर 40 करोड़ के करीब इनकम जो है पीएम किसान जो सम्मान निधि है उसमें यहां पर पैसा दिया गया, जिसको पीएम किसान के नाम से आप लोग जानते हैं। 4 करोड़ के करीब हाउस होल्ड जो है वो महात्मा गांधी
जो बेसिकली गारंटी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको एमजी नरेगा के नाम से आप लोग जानते हैं, उसके तहत यहां पर लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसी के साथ काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है, यहां पर नजर आई। रिलीफ पैकेज के तौर पर अगर आप लोग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी सपोर्ट किया गया और गवर्नमेंट और दोनों के द्वारा मिलकर काम किया गया। तो काम ऐसे ही बात नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा काम नहीं किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे काम ऐसे किए गए, पर लेकिन कंडीशन क्या होती है, कई बार तो मीडिया भी उनको कवर नहीं करती है, और जो मीडिया कवर करती है तो नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि गरीब कल्याण योजना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो गरीबों के लिए यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें 80 करोड़ जो परिवार है, बोला गया था कि अगले 3 महीने तक उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं। महिलाओं के लिए भी यहां पर बोला गया जनधन अकाउंट में पैसा एक तरीके से भेजा जाएगा। इसी के साथ में यहां पर बात की पीएम किसान के तहत जो किसान है उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। इसी के साथ में बात की जा रही है स्वयं सहायक जो समूह है, ठीक है, उनको यहां पर बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी के लिए भी यहां पर एक तरीके से बीमा निकाल कर लाया गया, ताकि अगर कल को कोई बीमारी उनको लगती है तो कोरोना महामारी से रहे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी के लिए 50 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड कराया गया। कम वेतन और जो संगठित जो मजदूर है उनके लिए यहां पर अलग से स्कीम लेकर लाई गई। 100 से कम कर्मचारी वाले जो संगठन है, जिसमें काम करने वाले लगभग 15,000 की मासिक इनकम वाले लोग हैं, 24% यहां पर उनका पीएफ जो वहन एक तरीके सरकार वहन करेगी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए गए, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं कहने के लिए, पर लेकिन जब इंप्लीमेंट की जाती है तो काफी बड़ा इंपैक्ट सोसाइटी पर डालती है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी इस स्कीम के बारे में थोड़ा और हम लोग बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, और हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यहां पर एक तरीके से 1000 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने तक उनके अकाउंट में सेंड करने की बात की गई। प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है, यहां पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने जो यहां पर स्टार्ट की गई थी, ताकि लोगों के हाथ में अकाउंट रहेगा तो हम लोग उनको पैसा भेज पाएंगे। तो ये 2014 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें सबके अकाउंट खुले गए थे जीरो बैलेंस पे, तो वो अब यहां पर काम आ रही है, अब उसको ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से बेस तैयार किया गया था उस टाइम पर, और अब उस बेस का फायदा हम लोग उठा पा रहे हैं। तो यहां से इसको ऐसे समझाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा नरेगा स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, नरेगा स्कीम 2005 में स्टार्ट की गई थी कांग्रेस के द्वारा, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से आप लोग जानते थे। गारंटी एक्ट यहां पर आया, फिर इसको यहां पर नोटिफाई किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2005 सितंबर में। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका यह था कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई जा सके, एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी इंप्लॉयमेंट उनको यहां पर मिल सके। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ये एक्ट जो था एक तरीके का माइलस्टोन था यहां पर, जो राइट टू वर्क के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में जो ये स्कीम है, यहां पर अलग अलग एरिया पे स्कीम लॉन्च की गई। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, इसी स्कीम के पैटर्न पर अलग अलग राज्यों ने भी अपना यहां पर काम किया, अपने हिसाब से स्कीम को लॉन्च किया गया। और उड़ीसा के अंदर यहां पर ये दिखाया जा रहा है, ये स्कीम 2006 में लॉन्च की गई। तो बेसिकली ये जो स्कीम थी, इसका बेसिक पर्पज ये था कि जिन लोगों में स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, उनको भी कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो ये यहां पर एक अच्छी स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो कई सारे जो टैक्स वगैरह थे उनको बोला गया कि अभी पे नहीं करना, आप लोग आगे पे उनको कर सकते हैं। बोरोवर के लिए भी मोरेटोरियम जो पीरियड था यहां पर, उसके बारे में बात की गई एक तरीके से। आरबीआई जो है यहां पर, उसके द्वारा रेट कट किए गए लगभग 9 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। 3 लाख करोड़ जो थी यहां पर कोलेटरल फ्री लोन दिया गया एमएसएमईज को, यानी कि कोई भी गिरवी सामान नहीं रखना है आप लोगों से कुछ भी इस तरीके से। वो नहीं कहते हैं कि आप लोग ये चीजें रख लीजिए, और हम मान लीजिए आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोगों को मुझे लैपटॉप देना है, तो आप लोग तब तक मेरी बाइक रख लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से तो यहां पर ये कंडीशन बनती है। तो एक तरीके से कोई भी कोलेटरल नहीं लिया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है, उनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया ये फाइनेंस, जो रीफाइनेंस फैसिलिटी की बात की जा रही है। आरबीआई के बारे में बात करें तो एक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें जैसे बात करें पॉलिसीज, क्रेडिट मार्केट, ये क्रेडिट अवेलेबल, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड कराई ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं, ऐसा यहां पर बोला गया है। की रिफॉर्म जो है यहां पर आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था, और रिवाइवल पैकेज, उसमें हर एक लेवल पर काम किया गया। एग्रीकल्चर को भी यहां पर फोकस किया गया, डिफेंस के ऊपर तो काफी बड़ा फोकस किया गया, ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ सके। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को लेकर ध्यान दीजिए। डिफेंस के बारे में बात करें तो यूएसए और रशिया के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंसी है। कोल माइनिंग में अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे, और पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस हमारी कंट्री में दिया जाएगा। तो ये ऐसे स्टेप हैं जिसके चलते हम लोग अपनी कंट्री में अपने अंदर फोकस दे पाएंगे, और एक प्रोडक्टिव चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, आत्मनिर्भर की अगर पिलर की बात करें तो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरीके से सिस्टम की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसी के साथ में जो डेमोग्राफी है, इनके जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाना है। डिमांड की बात करिए, यूटिलाइजेशन करना है डिमांड एंड सप्लाई को, तो ये बेसिक पर्पज यहां पर रहना है। तो इसके चलते बोल्ड जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, तो वही है कि किस तरीके से सप्लाई चेन जो है उसको कंटिन्यू रखना है। एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म करना है, टैक्स के अंदर सिंपल और क्लियर लॉज होने चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये लॉ है, इनके ऊपर ऐसे फोकस देकर चलना है। कैपेबल बनाना है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करानी है लोगों को, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम यहां पर होना चाहिए। तो एक तरीके से बोला गया था 20 लाख करोड़ यानी कि 10% हमारी कंट्री की जीडीपी का यहां पर इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो काम तो कई सारे किए गए, पर रियलिटी में अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखोगे, ये उस तरीके से जैसे दिखते हैं वो वैसे थे नहीं। हाथी का दांत खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। जो 20 लाख करोड़ यहां पर ये पैसा दिया जा रहा है, इसमें मैंने आप लोगों को गिनवाया भी था कैसा कैसा पैसा है। कुछ ऐसा पैसा भी है जो लोगों को बोला जाए कि पैसा दिया जा रहा है, पैकेज दिया जा रहा है। पैकेज दिया जा रहा है नहीं, लोन दिया जा रहा है यहां पर, ये जो जनता को वापसी पे करना है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं उनको रियायत नहीं दी जा रही है, उनको लोन दिया जा रहा है कि आप लोग लोन लो, हम सस्ता लोन देंगे, तुम उसको रिटर्न कर देना। तो ये कंडीशन है। मान ली कोई झुग्गी झोपड़ी वाला है, उसकी झोपड़ी बर्बाद होगी, झुग्गी झोपड़ी वाला इसके घर में एक आदमी बीमार हो गया, अगर कोई बाढ़ में बह गया, वो इंसान जो है आज की डेट में आपको लोग लगता है कि वो लोन पे करने की कंडीशन में वो किसी भी तरीके से है। तो ये चीजें यहां पर समझनी थी गवर्नमेंट को, पर लेकिन गवर्नमेंट एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर चल रही है। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है कि हाँ अभी प्रॉब्लम है, लोग लोन लेंगे तो फिर एक तरीके से अच्छा खासा लोग आधे पैसे जाएगा, फिर उसको खर्च करेंगे। अब लोन जो है, जो लोग लोन लेंगे वो अपने पर्टिकुलर काम के लिए लेंगे, जो ढंग का कोई काम होगा जिसके लिए जरूरत होगी। ये थोड़ी ना वो लोन ले लेके मार्केट में पार्टी करने जाएंगे, तो ये तो चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। वो तो एक तरीके से जो लोंडे लपाड़े होते हैं एक ऐसी एज में कि हाँ नई एज है, अभी 10-12 करके निकले हैं मौज मस्ती में, वो है जो ग्रेजुएशन करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपना, या फिर जो अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं शादीशुदा होके, वो ये फालतू के काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आप लोग यहाँ पर समझनी पड़ेगी कैसे लेकर चलनी है। तो सारी चीजें एक्सपेक्ट करना सामने वाले से, तो थोड़ा सा तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए था। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट की भी काफी सारी लापरवाही देखने को मिली है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करें, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये बात इनके द्वारा यहाँ पर बोली जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है एग्रीकल्चर के बारे में, तो यहाँ पर फार्मर जो है एक तरीके से सेल कर सकते हैं अपनी क्रॉप वगैरह आसानी से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ कर दी गई है, किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा दिए गए। एडिशनल 1 लाख करोड़ की जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि स्टोरेज, नेक्स्ट यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, वेयर हाउसेज, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या आप लोगों के एरिया में देखने को मिली है? मेरे गांव में तो कहीं नहीं देखने को मिली मुझे ऐसी फैसिलिटी, पता नहीं कहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करें तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। डिफेंस प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो बोला गया 101 आइटम जो है हमारी कंट्री में हमारे ही लोगों से खरीदे जाएंगे, बाहर के लोगों से आइटम नहीं खरीदे जाएंगे। 4 लाख करोड़ रुपए जो रेवेन्यू है डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट फ्यू ईयर में यहां पर देखने को मिलेगा। डिफेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 74 है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर चल रहा है। बाकी का जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। अपनी ही कंट्री में हम लोग को फोकस देकर चलना है। तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें अगर कागज पे आप लोग देखोगे तो भरते जाएंगे पेज कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा तो सन्नाटा हो जाता है। फिर तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या चीजें प्रॉब्लम में चल रही है, कि अब तक चीजें नहीं सुधर रही हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कंप्लीटली ओपन अप किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको, इसी के साथ में यहाँ पर फुल डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंदर में, ताकि नॉन स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर हैं उनको फोकस में लाया जा सके और वहां से पैसा कमाया जा सके और फिर उसको यूटिलाइज किया जा सके प्रोडक्टिव चीजों के लिए। प्रोडक्शन लिंक किया जा रहा है इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो चीजें देखने को मिल रही है। करंट प्रोजेक्शन जो है इंडिया विल सून बी द ऑलमोस्ट टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर, तो ये एक अच्छी बात होगी और हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल पर बढ़ जाती है और चाइना को एक तरीके से टक्कर हम लोग देने लगे। तो गेम चेंजिंग है यहाँ पर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आने वाले टाइम में आप लोग देखते हैं। पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या दिखेगा वो तो तभी दिखेगा जब उसका कोई रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा। यहां पर जो बात की जा रही है कोविड-19 का इंपैक्ट के बारे में। डिफरेंशियल इंपैक्ट देखने को मिलता है कोविड-19 का लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, किस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो यहां पर एक किताब के बारे में बताया गया, यहां पर यह बताया गया ग्रेट लेवलर, तो यहां पर एक ग्रेट लेवल प्रोवाइड कराता है वोल्ट। जहां पर ये जो देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ कोविड-19 के बारे में यहां पर लिखना है, किसी महामारी के बारे में यहां पर लिखना है, तो इस तरीके से आप लोग इस किताब का नाम लिखकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्टार्ट आप लोग यहां पर मानी जाएगी। तो इसका नाम यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बुक का नाम है द ग्रेट लेवलर। तो यहां पर ये वोल्टर साइडल जो है इनके द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है। तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन थे जिनके द्वारा यहां पर ये किताब लिखी गई। तो ये बेसिकली यहां पर एक ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई पेंडेमिक आता है, कोई भी कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे पेंडेमिक हो गया, वॉर हो गई, रिवॉल्यूशन हो गया, या फिर स्टेट कोलैप्स कर गया, तो उस टाइम पर एक ग्रेट इकोनॉमिक इक्वलिटी देखने को मिलती है। वो सबके ऊपर इंपैक्ट डालती है, चाहे कोई भी क्यों ना उसके अंदर में। पर लेकिन जो इनइक्वलिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो खासकर पुअर सेक्शन है, जो लेबर सेक्शन है
सोसाइटी का, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी उनकी होती है। मान लीजिए कोई महामारी आ गई, ये पहली महामारी ऐसी थी जिसने जो था बेसिकली अमीर आदमियों पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाला, इसलिए यहां पर इसको वर्ल्ड में इतना रिकॉग्नाइज किया गया। मलेरिया हो गई, दूसरी टीबी वाली बीमारी हो गई, और दुनिया भर की बीमारी रहती है, वो दुनिया भर के गरीब लोगों को मारकर चली जाती है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो यहां पर ये ज्यादा न्यूज में किस लिए आई, ज्यादा न्यूज में इसलिए आई क्योंकि अमीरों के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। तो इसी के चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब यहां पर ये महामारी आई और फिर लॉकडाउन लगा, तो इसकी वजह से जॉब किसकी गई, जॉब गई गरीबों की, खासकर जो ऐसे लोग थे, जो मैक्सिमम जो लोग थे खासकर जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, लॉकडाउन लगते जिनकी रोजी रोटी थी, खासकर बहुत सारे तो ऐसे थे जो रोजी रोटी कमाकर डे बाई डे के खाने वाले, यानी कि रेडा लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर उनको देखने को मिली। ठीक है, बाकी का जिसके पास में पैसा था ऑलरेडी, वो फिर भी अपनी लाइफ को लीड करके चल रहा है। अगर कहीं बीमारी हो गई तो अमीर लोगों को तो अभी हॉस्पिटल मिल जा रहा है पैसा लेके, गरीबों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर आप लोगों को निकल सामने आएगी। तो इस तरीके से यहां पर चीजों को समझाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी महामारी आती है, वो आप लोगों को चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आज तक हिस्ट्री में ये चीज देखने को मिली है कि वो हमेशा अमीरों के ऊपर इंपैक्ट कम डालती है, गरीबों के ऊपर इंपैक्ट डालती है, और जो चीज गरीबों के ऊपर इंपैक्ट डालती है उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जो अमीरों के ऊपर इंपैक्ट डालती है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन जो एयर है अगर पोल्यूटेड हो रही है तो अमीर और गरीब को नहीं देखेगी, तो तुरंत यहां पर उसके बारे में बात होना स्टार्ट हो जाती है। डेली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इंडिकेटर जारी किए जाते हैं, एयर में पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर लेकिन इसके अलावा और कई सारी बीमारी हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। रीजन क्या है कि वो गरीबों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालती है। भूखमरी से कितने लोग मर जा रहे हैं उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि एक तरीके से बात उन्हीं के बारे में की जाती है जिनका कोई अस्तित्व है, अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, बस उनको वोटिंग टाइम पर वोट के लिए काउंट करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं कि इस दुनिया में है भी या नहीं भी। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इनकम और जो हम लोग ऑक्यूपेशनल के बारे में बात करते हैं तो एक पैटर्न अलग ही आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो उसको आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और ये मैं अपनी कंट्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप लोगों को हर एक कंट्री में कंडीशन देखने को मिलेगी। जो खासकर पुअर है वो और ज्यादा पुअर हो जाते हैं, इकोनॉमिकली वनरेबल जो पॉपुलेशन है वो उनकी और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। मोर्टेलिटी, लोगों की जान जाने लगती है। इकोनॉमी चलो डूब रही है, समझ में आता है, लोगों की जान तक जा रही है, जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या कर लेगा। इसी के साथ में लो वेज जो अर्नर है उनकी कहानी खराब हो जाती है, जो एक तरीके से लेस एजुकेटेड जो वर्कर हैं उनकी कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यहां पर कंडीशन निकल कर आती है। और रेशियल और इथनिक माइनॉरिटी जो है उनके भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे यूके में और यूएसए के अंदर में ब्लैक व्हाइट को लेकर कंडीशन कई बार सामने निकल कर आ जाती है कि हमारी जॉब खा गई, ये हो गया, वो हो गया, उसके साथ में उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। अभी यूएसए में इसके चलते झड़प भी देखने को मिली थी। तो यहां पर ये ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है और हर एक कंट्री में ये प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आएगी। पहला महीना जब यहां पर एक तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो एक हाई लेवल पर बढ़ गया। आप लोगों को पता है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी हमारी कंट्री में, प्रस्तुत क्या की गई थी, लीक हो गई थी कि हमारी कंट्री में 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है आज के डेट में। पर लेकिन जब पता चला आज के डेट में, अगर अब आप लोग इसको काउंट करेंगे, जब यहां पर बात आ गई कोविड-19 की, तो ये 45 साल होगा क्या आज तक का, जब से यहां पर चीज चल रही है, इससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, जो कोविड-19 ने यहां पर एक माहौल प्रोवाइड करा दिया। तो इस तरीके से जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो एक तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले रहे हैं अपना, पर लेकिन जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनके बारे में क्या करेंगे, उनकी तो जॉब की बिल्कुल सिक्योरिटी खत्म हो गई है, क्योंकि सारी चीजें ठप पड़ी हुई है, ना कोई कुछ काम कर रहा है ढंग से, सारी चीजें बंद पड़ी हुई है। तो उसके चलते कहां से आप लोग उनको खाना पीना प्रोवाइड कराओगे, तो भुखमरी की वजह से लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे गवर्नमेंट बोल रही है इतने सारे स्टेप यहां पर उठाए जा रहे हैं, फिर ये इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है, अगर इतने सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये कि वो स्टेप इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी और उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग चीजों को नॉर्मलाइज कर पाओगे। आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे स्कूल वगैरह बंद कर दिए, चलो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं भैया। ऑनलाइन कौन पढ़ेगा, जिसके घर में लैपटॉप होगा, जिसके घर में मोबाइल होगा, जिसके घर में इंटरनेट कनेक्शन होगा। जिस लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, आप लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ ले, तो उनके बारे में कौन बात करेगा, उनके बारे में कोई बात करने के लिए अभी तैयार ही नहीं है, उनको सबको इग्नोर किया जा रहा है। और जिनके घर में भी यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नॉर्मल कुछ चीजें हैं, उनके घर में अगर पेरेंट्स से बात करें तो उनके पेरेंट्स भी कई सारे ऐसे हैं जो चीजों को नहीं जानते हैं, कैसे चीजों को टैकल करके चलना है, जिनके घर में कम से कम मोबाइल है, अब उसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एजुकेशनल डिफरेंस भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलग अलग सोसाइटी में एक तबका ऐसा जिसके पास में रिसोर्सेज है वो आगे निकल जाएगा, जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है वो पीछे रह जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा भैया, तो वो कंडीशन समझ में यहाँ पर समझनी पड़ेगी हम लोग को। नेक्स्ट जो बात की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिटिकल शेप देने वाली है ऑनलाइन एजुकेशन को। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो पेंडेमिक है यहाँ पर उसकी वजह से स्कूल तो जब बंद है, पर लेकिन दूसरे बच्चों को आप लोग क्या करने हैं। तो इसी के चलते जो हाउस होल्ड है, इंटरनेट की बात की जा रही है 20%, अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पर बात करें जो एक्सिस इंटरनेट है यहाँ पर 20% और 10% है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या निकल कर आ रही है। अगर आप लोग इस तरीके से अनरिजर्व जो चिल्ड्रन है उनके बारे में आप लोग बात करते हैं तो क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। फिर
यूसी जो बेसिकली उसको बोलते हैं आप लोग अपर कास्ट बोल देते हैं, एससी कास्ट हो गई, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो एक तरीके से सब लोगों के पास में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो फिर कैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं 49% ऑफ एससी जो है उनके पास में बैंक सेविंग जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी ये क्या करेंगे कंपेयर टू 62% ऑफ जो यहाँ पर अपर कास्ट है। अगर यहाँ पर अपर कास्ट फिर भी 62 के परसेंट है, बाकी की यहाँ पर भी कमी है, तो बाकी के कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें सबके लिए सही चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम समझ में आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए लेक्चर को, और पीडीएफ जो है जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं आप लोगों को। ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रही है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसके निपटते ही फिर आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर वे में देखने को मिलने लगेगी। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।